एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हर 1000 साल में एक बार गॉड्स वेलहेला में मिलकर आपस में मीटिंग करते हैं, जिसमें मानवता के भविष्य के बारे में चर्चा होती है कि उन्हें आगे जारी रखना है या मानव अस्तित्व को बिल्कुल खत्म कर देना है। वैसी ही एक मीटिंग आज वेलहेला में हो रही है। गॉड्स कहते हैं कि मानव ने धरती को बर्बाद करके रख दिया है। उन्होंने अपने स्वार्थी और गैर जिम्मेदाराना हरकतों से हवा, पानी और प्रकृति को काफी नष्ट कर दिया है। इन सभी के चलते सारे गॉड्स मानवता के खात्मे पर अपना वोट देते हैं और यह वर्डिक्ट पास होने ही वाला होता है कि तभी एक वेलकेरी जिसका नाम ब्रिनहिल्डे है, वो गॉड्स के सामने एक ऑफर रखती है। वो इस मामले को एक अलग तरीके से सॉल्व करने को कहती है, जो कि है रैग्नारॉक, जिसमें इंसान और गॉड्स के बीच 1-on-1 बैटल होगा। दोनों तरफ से 13 चैंपियंस होंगे। अगर इंसानों ने 7 राउंड जीता तो गॉड्स को इंसानों को जीने के लिए 1000 ईयर्स और देने होंगे। यह सुनकर सभी गॉड्स हंसने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे कितने स्ट्रांग हैं और इंसान कुछ भी कर ले उन्हें कभी हरा नहीं सकेंगे। इसलिए वे ब्रिनहिल्डे के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। वे ब्रिनहिल्डे को इंसानों का रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। वह 7 मिलियन ईयर्स के ह्यूमन हिस्ट्री से कोई भी 13 स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन चुन सकती है। इसी के साथ गॉड्स और इंसानों के बीच बैटल का आगाज होता है। गेम के रूल्स बहुत सिंपल थे कि ह्यूमन और गॉड्स अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे। फर्स्ट राउंड के लिए गॉड की तरफ से थॉर को लड़ने के लिए भेजा जाता है, जो कि गॉड ऑफ थंडर है। लेकिन इस पर भी ब्रिनहिल्डे को अपने ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव पर पूरा भरोसा है कि वो थॉर को हरा सकता है। वो थॉर के ऑपोजिट लड़ने के लिए फेमस चाइनीज वॉरियर लुबू को बुलाती है। लुबू ने अपने जीवन में आज तक हार का सामना नहीं किया है और वह इतना शक्तिशाली था कि उसे मानव के इतिहास में अनडिफिटेड चैंपियन का सम्मान मिला था। थॉर और लुबू के बीच पहली लड़ाई शुरू होती है। वे दोनों एक दूसरे के आगे बढ़ते हैं। थॉर और लुबू का फाइटिंग स्टाइल सिमिलर है और उन दोनों के लिए यह कहा जाता है कि दोनों एक ही वार में अपने दुश्मन को समाप्त कर देते हैं। दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। थॉर अपने हैमर का इस्तेमाल करता है और लुबू अपने हाफ ब्लेड से। दोनों की टकराहट से काफी भयानक ऊर्जा निकलती है, पर वे दोनों टस से मस नहीं होते। इसके बाद थॉर अपने डिवाइन लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट करता है, जहां वो अपने सारे शरीर को पीछे की ओर करके फुल फोर्स के साथ लुबू पर अटैक करता है। सभी को लगता है कि लुबू यह अटैक झेल नहीं पाएगा, लेकिन लुबू इसे डॉज करते हुए फॉग में खुद को अदृश्य कर अचानक से थॉर पर हमला कर उसे इंजर्ड कर देता है। लुबू के इस कारनामे को देख सभी गॉड्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई ह्यूमन वेपन नहीं बना है जो गॉड्स को इंजर्ड कर सके। तभी हमें पता चलता है कि मैच शुरू होने से पहले ही ब्रिनहिल्डे ने सारे 13 वेलकेरीज को समन किया था और उन्हें इंसानी वेपन बनने की गुजारिश की थी, जिसके बाद उन सारे वेपन बने वेलकेरीज को एक एक ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया गया था। इन्हें डिवाइन वेपन कहा जाता है। लुबू को वेपन के रूप में 4th वेलकेरी रंडेस मिली थी, जो कि गॉड के आर्मर को तोड़ने की क्षमता रखती है। इसके बाद लुबू अपने डिवाइन वेपन से थोर के ग्लव आर्मर को तोड़ देता है। इसके टूटने के बाद थॉर के हैमर से एक अलग सी आवाज आने लगती है। वास्तव में थॉर का ग्लव हैमर के फुल पावर को सील करने का काम करता था, पर अब जबकि ग्लव आर्मर टूट चुका है तो हैमर अपने शक्तिशाली रूप में परिवर्तित होने लगता है। थॉर ने भी अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ हैमर को लुबू की तरफ फेंक कर मारा, पर लुबू ने इसे भी डॉज कर दिया और काउंटर अटैक करने लगा। थॉर का हैमर वापस घूमकर लुबू की तरफ आने लगा, पर लुबू ने उसे भी डॉज कर लिया। वास्तव में थॉर ने यह हैमर लुबू की तरफ इसलिए फेंका था ताकि वो थॉर के पास वापस आए, क्योंकि इससे हैमर एक्टिवेट हो जाती है और वह गैरोड हैमर बन जाती है। और अब थॉर उस गैरोड हैमर से लुबू पर हमला करता है। इस हमले से एक खतरनाक विस्फोट होता है। लड़ाई देख रहे सभी को लगता है कि इस खतरनाक अटैक से लुबू बच नहीं सकेगा, लेकिन लुबू उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। पर भले ही लुबू ने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया हो, किंतु उसका शरीर इसे अधिक देर तक थाम नहीं पाता और उसके पाँव की हड्डी टूट जाती है, क्योंकि यह तो स्वाभाविक है कि इंसानी शरीर इतना अधिक प्रेशर झेल नहीं सकता और इन्हीं कारणों की वजह से इंसान गॉड से कभी जीत भी नहीं सकता। इस सिचुएशन में वहाँ लड़ाई देख रहे सभी लोगों के अंदर जीतने की उम्मीद खत्म हो जाती है। लुबू को भी लगता है कि वह यह लड़ाई हार गया, लेकिन तभी रेड हेयर, जो कि लुबू का घोड़ा है, वो वहाँ पहुँच जाता है। लुबू अपने टूटे हुए पाँव के बावजूद उठने की कोशिश करता है और किसी तरह उठकर घोड़े पर बैठने में सक्षम हो जाता है। अब लुबू अपना आखिरी और सबसे पावरफुल अटैक करता है, जिसे उसने कई दशकों से ट्रेनिंग करके सीखा है। इसका पूरा नाम था स्काई पिसर। पूरा क्राउड उसके समर्थन में चिल्लाने लगते हैं। उधर थॉर भी अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने हैमर को थ्रो करता है, पर लुबू का वार थॉर के वार को मैच नहीं कर पाता, जिससे कि वो अपनी जान गंवा बैठता है और थॉर यह लड़ाई जीत जाता है। भले ही लुबू यह लड़ाई हार गया, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा खुश है कि उसने पहली बार किसी वर्दी ओपोनेंट के साथ लड़ाई की।
इसके बाद लूबो की आर्मी भी भावुक होकर थॉर की तरफ जाने लगती है ताकि थॉर उनको भी खत्म कर दे और वे अपने लॉर्ड के साथ रीयूनाइट हो जाए। इसके अनुसार ही थॉर उन सबको मारकर उनकी विश को भी पूरा कर देता है। इधर ब्रिनहिल्डे लूबो के हार के बाद अगले मैच के लिए एक और इंसान को समन करती है जिसके नाम के आगे स्पेशल कोड लिखा होता है। जब वह लड़ाई के मैदान में आता है तो सभी उसके एंट्री को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन जब धुआं छटने लगता है तो सभी को पता लग जाता है कि लड़ाई में कौन उतरा है। ये वो है जिसने पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे अधिक गॉड्स को हेट किया होगा और वो इंसान का सबसे पहला पूर्वज भी है, जो कि है एडम। एडम के ओपोनेंट के रूप में गॉड की तरफ से आते हैं ज्यूस, जो कि गॉड्स के गॉड हैं। ब्रिनहिल्डे को लगा नहीं था कि इतने पावरफुल गॉड सेकंड राउंड में ही मैदान में उतरेंगे। वास्तव में सेकंड राउंड के लिए भगवान शिव उतरने वाले थे, पर एंड मोमेंट पर ज्यूस ने जाने का फैसला किया। ज्यूस को देखकर ब्रिनहिल्डे काफी घबरा जाती है, पर एडम के अंदर कोई डर या घबराहट नहीं थी कि वो किससे लड़ रहा है। वो बहुत कॉन्फिडेंट था। इधर ज्यूस का व्यवहार काफी डोमिनेटिंग था। उन्होंने अपने दुबले पतले शरीर को बूस्ट करके हैवी फिजिक के साथ विशालकाय शरीर बनाया और एडम के सामने खड़े हो गए। वेल्किरी की 7 सिस्टर एडम की वेपन बनी। उसने एडम के शरीर से जुड़कर खुद को उसका हथियार बनाया, जो कि एक नकल डस्टर था। सभी एडम के इस हथियार को देखकर चौंक गए और सोचने लगे कि वो इससे ज्यूस को कैसे हराएगा। इधर लड़ाई शुरू होती है। सबसे पहले ज्यूस अटैक करते हैं। वो लाइट की स्पीड से एडम पर पंचेस मारते हैं, पर एडम उस पंचेस को आसानी से डॉज कर लेता है। ज्यूस चौंक जाते हैं कि इसने मेरे इतने पावरफुल अटैक को कैसे डॉज कर लिया। गुस्से से वो और ज्यादा पावर से मीटियोर जैब टेक्निक का इस्तेमाल कर एडम को पंच मारते हैं, लेकिन इस बहुत ही पावरफुल अटैक को भी एडम बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और बिल्कुल ज्यूस की तरह रिएक्ट करने लगता है। उसके बाद एडम ज्यूस पर सेम अटैक करता है जो ज्यूस ने उस पर किया था और वह ज्यूस को इंजर्ड भी कर देता है। एडम हुबहू ज्यूस के अटैक की कॉपी कर पा रहा है क्योंकि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसका नाम आई ऑफ द लॉर्ड है। वास्तव में गॉड्स ने जब एडम को बनाया था तो उन्होंने यह ध्यान रखा था कि वो उनका परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो। इसी कारण एडम ज्यूस के हर उस मूव को कॉपी कर पा रहा था जिसका उपयोग उन्होंने एडम पर किया था। लड़ाई कुछ ऐसी घट रही थी कि सभी को यही लगने लगा कि एडम इस लड़ाई को आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि अब तक ज्यूस एडम के शरीर पर एक भी खरोच नहीं लगा पाए थे, जबकि ज्यूस को काफी मार पड़ चुकी थी। अचानक ज्यूस अपने पंचिंग अटैक को छोड़कर किकिंग अटैक करना शुरू करने लगते हैं, लेकिन एडम इसको भी कॉपी कर लेता है और ज्यूस को अपने एक किक से ही नॉक डाउन कर देता है। अब ज्यूस को काफी गुस्सा आया और उन्होंने अपना फाइनल पावरफुल अटैक किया, जो कि उन्होंने अपने फादर से सीखा था जब वे यंग गॉड थे। ये अटैक टाइम को बिल्कुल स्टॉप कर देती है। हम देखते हैं कि ज्यूस के इस अटैक से सब कुछ बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। यह एक ऐसी दैवीय शक्ति है जो कि समय के सारे नियमों को तोड़ देती है। लेकिन इस अटैक के बाद जब समय फिर से चलने लगती है और सब कुछ फिर से रिज्यूम हो जाता है तो सभी यह देखकर चौंक जाते हैं कि इस अटैक से एडम को कुछ नहीं हुआ, बल्कि ज्यूस खुद नॉकडाउन हो गए। वास्तव में इस बीच एडम ने इतनी जल्दी से उनके अटैक को कॉपी कर लिया कि उसने उनका ही वार उन पर ही आजमा डाला और वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। सभी को यह लगा कि ये राउंड एडम ने ज्यूस को हराकर अपने नाम कर लिया है। सभी लोग जीत का जश्न मनाने लगे, लेकिन ज्यूस फिर से उठ खड़े हुए और इस बार वे इतने ज्यादा विचलित हो गए कि उनके पास अपने फाइनल फॉर्म में आने के अलावा और कुछ रास्ता नहीं सूझा। लाखों साल के इतिहास में यह पहली बार था जब ज्यूस को किसी ने फाइनल फॉर्म में आने के लिए मजबूर किया हो। उसके इस फॉर्म का नाम था एडामास। लेकिन इसकी खासियत यह थी कि ज्यूस इस फॉर्म में केवल 12 मिनट तक ही रह सकते हैं। इसकी वजह से ज्यूस अपने पूरे जोड़ तोड़ के साथ एडम पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन एडम इस फोर्स को भी कॉपी कर लेता है और दोनों में घमासान फाइट होने लगती है। इस फाइट को देखकर लोगों को ऐसा लगने लगता है कि इसमें भी एडम ही जीतेगा, पर पावर बहुत ही ज्यादा होने की वजह से और एडम द्वारा अपने आई का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसके आंखों में बेहद प्रेशर आने लगता है। ज्यूस को भी अपनी अत्यधिक शक्ति का प्रयोग करने की वजह से काफी परेशानी होने लगती है। वे अपनी सहनशीलता के आखिरी स्टेज पर लड़ रहे थे। दर्शक गाह में बैठा लोकी दोनों की स्ट्रेंथ की तुलना करते हुए कहता है कि अब यह खेल समय का है, जिसमें भी हल्की सी चूक होगी वह यह लड़ाई हार जाएगा। लड़ाई के दौरान अपने आखिरी पंच के साथ एडम की आंखें अत्यधिक इस्तेमाल होने की वजह से बंद पड़ जाती है। वह पूरी तरह ब्लाइंड हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ज्यूस उस पर लगातार अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला करने लगता है। एडम बड़ी मुश्किल से खुद को डिफेंड करने लगता है क्योंकि उसे कुछ दिख नहीं रहा और ज्यूस के एक मैसिव पंच के साथ सारी मानवता निराशा में डूब जाती है। लेकिन फिर भी क्राउड
एडम का नाम लेकर उसका हौसला बढ़ाते रहते हैं, जिसे सुनकर एडम किसी तरह से अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए उठ खड़े होते हैं। यह एक आश्चर्यजनक घटना थी कि ऐसी कंडीशन के बावजूद भी एडम उठ खड़ा हुआ। उसके बाद एडम ने ज्यूस के बालों को पकड़कर फिर से उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने लगा। ज्यूस भी उसे पकड़कर मारने लगते हैं और अंत में जब ज्यूस और एडम एक दूसरे पर अपना आखिरी पंच मारते हैं तो ज्यूस घुटनों के बल जमीन पर गिर जाते हैं। अब क्योंकि ज्यूस जमीन पर गिर गए हैं और एडम अभी तक खड़ा है तो सबको यही लगता है कि एडम यह लड़ाई जीत गए, लेकिन वास्तविकता यह थी कि अपने आखिरी पंच के साथ ही एडम की सांसें रुक गई थी, जिसे भांपकर ज्यूस ने भी उसे मारना बंद कर दिया और जमीन पर बैठ गए। भले ही एडम मारे गए पर उनकी आत्मा अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमेशा जिंदा है। इसके बाद ज्यूस को इस राउंड का विनर घोषित किया जाता है। अब 2 मैच के बाद 2 इंसान और 2 वेलकिरी की मृत्यु हो चुकी है। इंसानों को 3rd राउंड किसी भी हाल में जीतना होगा। इसी समय ब्रिनहिल्डे को पता चलता है कि गॉड्स की तरफ से अगले मैच में गॉड पोसाइडन लड़ने के लिए आने वाले हैं। पोसाइडन ज्यूस के बड़े भाई हैं। ये समुद्र के रूलर हैं और स्वभाव में बहुत ही क्रूर। ब्रिनहिल्डे को तीसरा प्रतियोगी ढूंढने में काफी मुश्किल हो रही होती है कि तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आता है और कहता है कि अगले मैच में वह इंसानों की तरफ से लड़ेगा। उसका नाम है ससाकी काजीरो। उसे इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट लूजर के नाम से भी जाना जाता है। मरने के बाद भी उसने ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने की राह नहीं छोड़ी। जब वह अपना तलवार तानता है तो सभी यह देखकर चौंक जाते हैं कि उसने स्वॉर्ड्समैन के हाईएस्ट लेवल को अचीव कर लिया है। अब वह दुनिया का सबसे महान स्वॉर्ड्समैन बन चुका है। लड़ाई शुरू होती है लेकिन दोनों बिल्कुल स्थिर हैं। काजीरो की तलवार वेलकेरी के सेकंड सिस्टर रिस्ट से बनी हुई थी। पोसाइडन काजीरो की तरफ देख भी नहीं रहा था क्योंकि वह खुद को उसकी तुलना में बहुत ही ज्यादा सुपीरियर मानता है। वास्तव में वह न केवल काजीरो से बल्कि बाकी गॉड से भी खुद को ताकतवर मानता है। वे दोनों जस के तस अपने जगह पर खड़े थे। सभी को ऐसा लग रहा है कि लड़ाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन कुछ गॉड्स को पता चल जाता है कि काजीरो ने फाइट शुरू कर दी है, लेकिन अपने दिमाग में पोसाइडन से लड़ते हुए 18 बार हार चुका था। सुनने में अजीब है, लेकिन यह काजीरो की एक टेक्निक है जिसका नाम 1000 इमेज ऑफ डिफेंस है, जिसमें कि वह अपने दिमाग में ही अपने ओपोनेंट की वर्चुअल कॉपी बनाता है और उसमें ही अपने ओपोनेंट को अटैक करके यह सुनिश्चित करता है कि वह अटैक करना सही होगा या गलत। अब तक वह अपने दिमाग में 18 बार उससे हार चुका है। काजीरो जानता है कि उसका पहले अटैक करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इससे पोसाइडन उसे आसानी से खत्म कर देगा। बहुत कैलकुलेशन करने के बाद काजीरो आखिरकार निश्चय करता है कि वही पहला अटैक करेगा, क्योंकि पोसाइडन तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। वह 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तलवार से पोसाइडन पर वार करता है। अब इनर्शिया के लॉ के अनुसार इतनी रफ्तार में कोई भी तलवार अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, लेकिन वह अपनी एक ऐसी स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करता है कि वह तलवार की डायरेक्शन को चेंज कर पोसाइडन को अपने पहले ही अटैक से चौंका देता है। पोसाइडन काजीरो की आंखों में देखता है। उसके बाद वो बहुत फास्ट मल्टीपल अटैक करने लगता है, लेकिन काजीरो उसके सभी अटैक्स को आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। वह ऐसा इस वजह से कर पा रहा है क्योंकि वह अभी तक अपने दिमाग में 1000 इमेज ऑफ डिफेंस का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण वो पोसाइडन के सारे मूव्स को पहले ही समझ पा रहा है। अपना यह अटैक असफल होने के बाद पोसाइडन रिसल बजाने लगता है। यह उसके अगले अटैक का ही एक हिस्सा है और यह अटैक इतना फास्ट है कि काजीरो इसे देख नहीं पाता और वह बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। काजीरो की इस हालत को देख पोसाइडन एक भयानक मुस्कान भरता है और पूछता है, क्या हुआ? मुझे लगा तुम अपने ओपोनेंट्स के मूव को रीड कर सकते हो। उसके बाद पोसाइडन उस पर अपना इंपीरियल टाइडी अटैक करता है, जिसे काजीरो डिफेंड करने लगता है। गॉड्स यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर काजीरो इसे कैसे रोक पा रहा है। उन्हें यह यकीन नहीं होता कि एक साधारण इंसान गॉड के इस लेवल को छू भी सकता है। वो पोसाइडन के सारे अटैक को ब्लॉक करता है। पोसाइडन के ये अटैक लाइट के स्पीड से हो रहे थे। इसी बीच काजीरो भी मौका पाकर एक काउंटर अटैक कर देता है, फिर उसी रफ्तार से स्वॉर्ड को रिवर्स कर वापस से हमला करता है, लेकिन उसकी इस तकनीक का पोसाइडन पर कुछ असर नहीं होता। वो इसे आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और काजीरो पर इतने फोर्स से वार करता है कि काजीरो की तलवार ही टूट जाती है। तलवार के टूटते ही सारे इंसानी दर्शक मायूस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब काजीरो इस लड़ाई को जीत नहीं सकेगा। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। काजीरो अपने लास्ट ओपोनेंट के साथ लड़ रहा होता है, जिसका नाम म्यूसामी था, जो कि एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन था। वो उसके साथ बिताए गए ट्रेनिंग के पल को याद करता है, जिसके बूते पर ही आज वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्वॉर्ड्समैन बन सका है। इसके बाद वो ऊर्जा से भरकर अपने जीत के विश्वास के साथ खड़ा होता है। उसकी टूटी तलवार वेलकेरी के रीजेनरेशन से 2 अलग अलग तलवारों में बदल जाती है। इसके बाद काजीरो अपने दोनों तलवारों से पूरी शक्ति लगाकर अपने पूरे एक्सपीरियंस और स्किल्स के साथ, जो कि अपने समय के महान तलवारबाजों से लड़कर उसने हासिल की थी, पोसाइडन पर हमला करता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर उसका अंत कर देता है और वह यह लड़ाई जीत जाता है। यह पहली बार था जब किसी इंसान ने किसी गॉड को हराया हो। सभी गॉड्स इस अनहोनी को देखकर काफी चौंक जाते हैं। ज्यूस को यह घटना बहुत अपमानजनक लगता है
और वह डिसाइड करता है कि इंसानों ने हम ग्रीक गॉड्स को काफी नुकसान पहुंचाया है, अब उनके इस नुकसान का बदला हम ग्रीक गॉड से मिलकर देंगे। और यहीं पर यह सीजन समाप्त हो जाता है।